So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. क्या मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँ डिले करने के लिए? मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होंगे, बट आई एम रियली सॉरी. मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई, कंटिन्यूटी नहीं बना पाई. रीज़न मैं आपको एंड में बताऊंगी वीडियो कंप्लीट होने के बाद. चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ब्लीडेड हार्ट पार्ट 7. मौसम बेशक चाहे बाहर कैसा भी हो, पर इस वक्त गुसुलैंड क्लैन में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी. और उस अजीब सी शांति को और ज़्यादा लानवांगजी के उस जिंगशी में महसूस किया जा सकता था. एक हलचल होती है जैसे कोई इंसान कराह कर अपनी नींद से जाग रहा हो. लगभग 15 दिन के बाद लानवांगजी को होश आया था. उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था. ऐसा लग रहा था कि जैसे शरीर का एक एक अंग इस वक्त टूट रहा हो. बदन में अजीब सा दर्द था. कुछ हरकत महसूस होते के साथ ही शिचैन दौड़ता हुआ वांगजी के पास आया. उसने उसे सहारा दिया और उसके पूरे शरीर को एक शॉल से ढक दिया. वांगजी अपनी क्वेश्चनिंग आई से शिचैन को देख रहा था, जैसे कि उससे पूछना चाहता हो कि आखिरकार वो कर क्या रहा है. पर उससे भी बड़ा एक सवाल जो वो पूछना चाहता था वो था कि लानवांगजी जिंगशी में क्या कर रहा है. जहां तक उसे याद था वो तो जिनलिन ताई में था ना. अपने ऊपर ऐसी निगाहों को महसूस होते के साथ ही शिचैन ने भी अपना चेहरा उठाकर लानवांगजी की तरफ देखा और बिना वांगजी को कोई मौका दिए हुए उसने खुद से ही अपनी गंभीर आवाज में पूछा, वांगजी क्या तुम ठीक हो? लानवांगजी ने अपनी आईज को शार्प कर लिया और अपनी रूखी सी आवाज में पूछा, पहले ये बताइए कि मैं यहाँ कैसे? शिचैन ने आहें भरते हुए कहा, ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम वहां उस जंगल के बीच में आखिर कर क्या रहे थे? शिचैन की आंखों में सवाल थे और उसकी आवाज में एक अजीब सा रूखापन और दर्द था. वांगजी ने कहा, जंगल में? अचानक वांगजी को अपनी नेक में एक शार्प पेन होता है. उसने वहां हाथ लगाया तो उसकी पूरी बॉडी जैसे स्टिफ हो गई. शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी गोल्डन शार्प आईज शिचैन की तरफ देखने लगी. शिचैन ने कहा, तुम अपनी रट में थे. तुम्हें याद है ना कि तुम किसके साथ थे वहां? वांगजी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मतलब? शिचैन ने कहा, मतलब क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी रट किसके साथ बिताई है? ये कहते हुए शिचैन ने वहीं पर रखे हुए टॉनिक को लानवांगजी के हाथों में दे दिया था. पर फिलहाल वांगजी इस वक्त कोई भी चीज़ पीने या करने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त अपने गर्दन के पास महसूस होते हुए उस दर्द की तरफ था. वांगजी की पकड़ उसकी शॉल के ऊपर टाइट हो गई थी, क्योंकि जवाब उसके मुंह से बाहर नहीं आना चाहता था. उसका अल्फा अपनी रट में था. क्या करता है क्या नहीं करता ये उसे कभी भी याद नहीं रहता. रट हमेशा उसके लिए बहुत मुश्किल होती है और इस बार कुछ अलग था, बहुत अलग. वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी भी उसके बॉडी के ऊपर वो एहसास है, किसी दूसरे इंसान का स्पर्श वो अभी भी फील कर सकता था. आंखें बंद करने पर उसे कुछ झलकियां भी नजर आ रही थी उस दिन की, जो बहुत धुंधली थी, पर उस शख्स की निगाहें और मुस्कुराहट जैसे वांगजी के दिमाग में छप गई हो. अजीब जज्बात है, कुछ पाने कुछ खोने की जैसे होड़ मची है उसके अंदर. वो अपनी रट से गुजरा और उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा सिवाय उस दर्द के. उसका पूरा शरीर एक दर्द तो महसूस कर रहा है, पर यह दर्द वो नहीं है जो उसे पिछले 16 सालों से हो रहा था. वो अपने ही उधेड़ बुन में जैसे डूब गया. जब लानवांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो शिचैन ने कहा, हम तुम्हें ढूंढने के लिए लगभग हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे. हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम हमें कहीं नहीं मिले. लगभग हर क्लान में तुम्हारे ढूंढने के लिए अपने बेस्ट हंटर्स भेजे थे. जंगल के बीचों बीच तुम्हारे उस निशान के बाद तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं था. 1 हफ्ते बाद तुम्हारा पता हमारे डार्क गार्ड्स को मिला और तुम हमें उस जंगल में मिले जहाँ हमने तुम्हें आखिरी बार देखा था. पर यकीन मानो, हम उस जंगल में बहुत बार तुम्हें ढूंढ चुके थे. फिर तुम वहां कैसे पहुंचे, इस चीज़ का ही जवाब मुझे तुमसे लेना है. क्या तुम्हें कुछ याद है? ये कहते हुए शिचैन लानवांगजी की तरफ देखने लगा, पर वांगजी पूरी तरीके से शांत था. वो हर एक बात सुन रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरी चीज़ उसे क्या याद है. वांगजी ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है,
मुझे नहीं पता कि मैं किस जंगल में था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, और मैंने अपनी रट किसके साथ बताई है। ये कहते हुए वांगजी की आवाज़ में एक रूखापन था, एक कठोरपन था। उसकी आंखों में वो गुस्सा था। शिचैन ने कहा, शायद तुम्हें महसूस हो गया होगा तुम्हारे अंदर वो चेंज। ये कहते हुए शिचैन वहाँ से उठ चुका था। उसके हाथ उसकी कमर के पीछे थे और वो स्ट्रेट खड़ा हुआ था। वांगजी ने कहा, खुलकर बताइए आखिरकार हुआ क्या है। शिचैन ने कहा, तुम्हारी नेक पर एक मीटिंग मार्क है। जो भी तुम्हारे साथ उस समय था, जिसके साथ भी तुमने अपनी रट को गुजारा था, उस ओमेगा ने तुम्हें अपना मेट मार्क कर दिया है। वांगजी लगभग गुस्से में आ गया था। उसका पूरा शरीर बेकाबू हो गया था। उसने वहाँ टेबल पर रखे हुए सभी सामानों को जोर से वहीं फेंका। कांच उसके हाथ में भी लग गया था। खून बह रहा था, पर गुस्सा बेकाबू था। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ भी उसने सुना। उसने ग्रोल करते हुए कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने किंग को हाथ लगाया तो लगाया, उसने मुझे मार्क कर दिया। शिचैन ने उसे रोकते हुए कहा, शांत हो जाओ और खुद को संभालो। तुम क्या करना चाहते हो? खुद को इतना नुकसान क्यों पहुंचाते हो हमेशा? वांगजी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, आपको ये मजाक लग रहा है? मुझे किसी ने मार्क कर दिया है। एक ब्लडी ओमेगा ने मुझे मार्क करने की आखिरकार हिम्मत कैसे की? ये कहते हुए लान वांगजी का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। शिचैन ने उसको लगभग पकड़ते हुए कहा, शांत हो जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी बॉडी अभी भी वीक है। तुम अभी भी रिकवर नहीं हो पाए हो और तुमने दवाई लेने से भी मना कर दिया। वांगजी ने खुद को शिचैन की पकड़ से छुड़ाते हुए अपनी सख्त आवाज में पूछा, आखिर वो शख्स कौन है? शिचैन ने कहा, उस शख्स को ढूंढने से पहले तुम्हें और भी कुछ जान लेना चाहिए। वांगजी ने कहा, अब और क्या होना बाकी रह गया है? तुम्हारे इस मीटिंग मार्क को शिफू ने भी देख लिया है और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वांगजी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिचैन ने कहा, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि कोई ओमेगा बेशक तुम्हें मार्क कर दे, ये एक अल्फा के लिए इतना ज़्यादा दुखदाई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये कोई छोटी बात नहीं है। लान वांगजी ने कहा, मुझे पता है और मैं इसका तोड़ निकाल लूँगा। ये मार्क। ये कहते हुए लान वांगजी अपने उस मार्क को खुरचने लगा। शिचैन ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, इससे सिर्फ तुम्हारे शरीर के ऊपर और जख्म बढ़ेगा। ये मार्क कहीं नहीं जाने वाला। ये तुम भी जानते हो कि मीटिंग मार्क कितने स्ट्रांग होते हैं। वांगजी ने कहा, मेरी छोड़िए और बताइए, और क्या हुआ है जिसके लिए आप इतना परेशान हैं? मैं आपका चेहरा पढ़ सकता हूँ, आप जानते हैं ना? शिचैन ने कहा, सही कहा तुमने, जिन गोंगशाओ की मौत हो चुकी है। वांगजी ने कहा, क्या? शिचैन ने हाँ कहा और लगभग आहें भरते हुए कहा, यही नहीं, शिफू ने तुम्हारा रिश्ता जिन वही से तय कर दिया है। वांगजी ने कहा, क्या? आखिर वो मेरी मर्जी के बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? शिचैन ने कहा, उन्होंने अपनी जुबान उन्हें दे दी है और तुम तो जानते ही हो, एक क्लान के बीच में एक बार रिश्ता अगर तय हो जाए तो तुम पीछे नहीं हट सकते। मुझे नहीं पता शिफू ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम ऑलरेडी मार्क्ड हो। इसके बाद तुम किसी और रिश्ते में कैसे कदम रख सकते हो? लान वांगजी ने लगभग चिंघाड़ते हुए कहा, क्या लगा रखा है आपने? मार्क्ड हो, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और दूसरी बात, हमेशा हर कोई इंसान मेरी ज़िंदगी के फैसले क्यों लेता है? क्या शिफू भूल गए हैं कि वो कौन है और मैं कौन हूँ? ये कहते हुए लान वांगजी की आइज़ गोल्डन हो चुकी थी। उसका अल्फा ग्रोल कर रहा था। शिचैन ने कहा, क्या तुम आगे और नहीं सुनना चाहोगे? जिन गोंगशाओ की मौत का जो जिम्मेदार है वो लोगों ने यीलिंग पैट्रियार्क को बताया है। यीलिंग पैट्रियार्क वापस आ चुका है। जैसे ही शिचैन के मुंह से वो दो शब्द बाहर निकले, यीलिंग पैट्रियार्क, एक लान वांगजी पूरी तरीके से थम गया। उसका जहान जैसे शांत हो गया हो। उसकी पूरी बॉडी फ्रोजन हो चुकी थी और एक ही शब्द उसके जहन में गूंज रहा था, यीलिंग पैट्रियार्क। उसने अपनी उन खाली आंखों से शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, यीलिंग पैट्रियार्क। शिचैन ने कहा, यीलिंग पैट्रियार्क, क्या तुम्हें कुछ याद है इस बारे में? कहते हुए शिचैन अपनी सस्पिशियसली निगाहों से लान वांगजी की तरफ देखने लगा। लान वांगजी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन है ये शख्स? शिचैन ने कहा, ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे सामने डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उन्हें पढ़ लेना। और अब मैं चलता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि तुम खुद को कोई नुकसान ना पहुँचाओ। दवाई वहीं रखी है, लगा लेना। ये कहते हुए शिचैन रूम छोड़ चुका था। जिमशी अब शांति पर लान वांगजी नहीं। लान वांगजी ने खुद के ऊपर पड़ी हुई शॉल को तुरंत हटाया और जाकर एक बड़े से आईने के सामने खड़ा हो गया, जहाँ से वो अपने शरीर को बहुत साफ तरीके से देख सकता था। उसके पूरे शरीर पर अभी भी निशान थे। शिचैन ने उसे बताया था कि 15 दिन गुजर चुके हैं, पर ये निशान तो बिल्कुल ताज़ा है। हमेशा वांगजी ने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि कोई भी उसके जिस्म को छू ना पाए। फिर किस शख्स ने हिम्मत की कि उसके जिस्म के ऊपर छुआ तो छुआ, उसे निशान दे दिए, उसे मार्क कर दिया।
किसकी इतनी हिम्मत हो गई। ये कहते हुए लानवांग जी जितना ज़्यादा गुस्से में था वहीं उतना ही ज़्यादा क्यूरियस भी था। वो अपने उस मार्क को देख रहा था जो बहुत ही यूनिक लग रहा था। वो मार्क पूरा लानवांग जी की गर्दन से होता हुआ उसकी बैक की स्पाइन में जा रहा था, जैसे कि एक गोल्डन ड्रैगन बन रहा हो। लानवांग जी ने उस निशान के ऊपर अपनी ठंडी उंगलियों को फहराते हुए कहा, कौन हो तुम? मैं वादा करता हूँ जिस दिन तुम मेरे सामने आओगे उस दिन मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। ये कहते हुए ग्रोल करने लगा। पर जैसे ही लानवांग जी ने अपनी आंखों को बंद किया, एकाएक कुछ झलकियाँ उसकी जैसे आंखों के अंदर से गुजरी हों। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वो खुशबू, वो महक उसके जहन में ताज़ा थी। उसने कहा, ये सुकून कैसा है, ये तड़प कैसी है, ये क्या है, ये क्या है? ये कहते हुए वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा, क्योंकि उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ये निशान जितनी बार वो देख रहा था उतनी ही ज़्यादा उसकी आंखों में एक तड़प बढ़ती चली जा रही थी। अचानक उसके कमरे के बाहर दस्तक होती है। सामने कुछ लैंड स्टूडेंट्स खड़े हुए थे। लानवांग जी के ऑर्डर के ऊपर वो स्टूडेंट्स सब जिंगशी में दाखिल हो चुके थे। उनके हाथों में कुछ स्क्रोल्स थे। लानवांग जी ने इशारे पर वहीं वो स्क्रोल्स रखे गए। जैसे ही वो स्टूडेंट बाहर गए, लानवांग जी अपनी सिटिंग पोजीशन में बैठ गया और उन सारे स्क्रोल्स को बारीकी से पढ़ने लगा जो कि हीलिंग पैट्रियार्क के बारे में लिखे गए थे। कुछ अच्छा तो उसमें हो नहीं सकता था, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी। बहुत सारा जहर था उस सारे स्क्रोल्स के अंदर, जिसमें साफ बताया जा रहा था कि हीलिंग पैट्रियार्क कितना बड़ा खतरनाक इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ नफरत के लायक है। लानवांग जितना ज़्यादा उन चीज़ों को पढ़ रहा था वो उतना ही ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा था। उसकी पकड़ उन स्क्रोल्स के ऊपर बहुत टाइट हो रही थी। अचानक उसे अपने दिल में एक दर्द महसूस होने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो रो रहा है। एकाएक उसे याद आया कि सारे जो वो जज्बात इस वक्त फील कर रहा है वो उसके नहीं है। ये शायद मीटिंग बॉन्ड के हो सकते हैं। क्या उसका ओमेगा इस वक्त दुख में है, दर्द में है, तकलीफ में है? ये सोचते के साथ ही लानवांग जी बेचैन हो गया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या कहा। उसने अभी अभी उस शख्स को अपना ओमेगा पुकारा। पर ये चीज़ लानवांग जी को बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगी, बल्कि वो इस वक्त चिंतित था अपने उस ओमेगा के लिए जो कि शायद बेचैन है। एक दिन गुजर चुका था, कोर्ट रूम लग चुका था और लानवांग जी अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। उसके सामने चारों क्लान के लीडर खड़े हुए थे जो कि उसके सामने एक गंभीर समस्या लेकर आए थे। लानवांग जी बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहा था, पर उसका दिल अभी भी बेचैन था। खैर, उसने भी सारे ख्यालों को एक तरफ किया और अपनी तेज आवाज़ में पूछा, कहना क्या चाहते हैं आप? लोग कैसे गायब हो सकते हैं? नए क्लान के लीडर ने अपनी सख्त आवाज़ में जवाब दिया, ये चीज़ हमें ढूंढनी होगी, रोकना होगा। आपने तो सुन ही लिया होगा कि हीलिंग पैट्रियार्क वापस आ चुका है और ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। हमें जल्दी जाकर इस वक्त ब्यूरल माउंट्स में चेक करना चाहिए, वरना चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल जाएंगी। लानवांग जी ने कहा, ब्यूरल माउंट? मैंने तो सुना है कि वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। फिर हम वहाँ कैसे जा सकते हैं और वो शख्स वहाँ कैसे रह सकता है? एक सारे क्लान लीडर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो लानवांग जी के इस सवाल से हैरान थे। क्या वांग जी को कुछ भी याद नहीं है? दूसरी तरफ जियांग चैंग की पकड़ उसकी तलवार के ऊपर टाइट हो चुकी थी, क्योंकि वो इस वक्त विवुशियान को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता था। उसके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था जो कि बाहर निकलने के लिए तैयार था। जियांग चैंग ने कहा, हमें ब्यूरल माउंट्स जाना होगा, उसे रोकना होगा। उसकी हिम्मत कैसे हो वापस आने की? ये कहते हुए उसकी आवाज़ में नफरत साफ देखी जा सकती थी। लानवांग जी ने अपनी आइज़ को शार्प करते हुए कहा, कोर्ट रूम का डेकोरम बनाए रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने गुस्से को इस कोर्ट के बाहर छोड़कर आइए। यहाँ किंग मैं हूँ, मैं फैसला करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ब्यूरल माउंट्स चलें तो हम लोग ब्यूरल माउंट्स जाएंगे, और मैं भी उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जो इन सब चीज़ों के पीछे है। आखिर मैं भी तो देखूँ कि मेरे किंगडम में रहते हुए किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाए। ये कहते हुए वो ग्रोल करने लगा। उसकी आइज़ गोल्डन हो चुकी थी, गुस्सा साफ देखा जा सकता था और सारे क्लान लीडर्स के चेहरे के ऊपर एक सेटिस्फेक्शन था। वहीं लैन कुरैन वो बहुत ज़्यादा स्तब्ध खड़ा हुआ था। वो लानवांग जी को वहाँ जाने नहीं देना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोग वहाँ ब्यूरल माउंट में जाना चाहते हैं तो उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो कोर्ट रूम के बीच में आ चुका था। लानवांग जी भी बस शार्पली अपने शिफू को देख रहा था। कल से लेकर अब तक उसे बात करने का मौका नहीं मिला और आज फिर वो कुछ कहना चाहते हैं। लैन कुरैन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि लानवांग जी द किंग ऑफ वुसू इस वक्त अपनी इंगेजमेंट को अनाउंस कर दे।
जैसे ही लैन कुरैन के मुंह से ये अल्फाज निकले, सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। लान वांग जी की पकड़ उसके थ्रोन के ऊपर टाइट हो गई थी। कुरैन ने कहा, आप लोगों को इतनी ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा किंग इस वक्त जिन क्लान की जिन विही से अपनी इंगेजमेंट करेगा, वो हमारे आने वाली क्वीन होने वाली हैं, और ब्यूरल माउंट में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो इंगेजमेंट हो जाए। लान वांग जी लगभग गुस्से से चीख पड़ा। उसने कहा, मेरे बिहाफ में कोई भी फैसला नहीं लेगा, खासकर आप तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए वो ग्रोल करने लगा। उसकी गोल्डन आइज लैन कुरैन को झटका देने के लिए काफ़ी थी। लैन कुरैन ने कहा, मैं तुम्हारा एल्डर हूँ। लान वांग जी ने कहा, कुछ भी हूँ, मैं किंग हूँ और मेरे बिहाफ पे कोई फैसला नहीं करेगा। मेरी इंगेजमेंट किससे होगी या किससे नहीं होगी, कौन मेरा मेज होगा या नहीं होगा, ये फैसला सिर्फ मैं करूँगा। समझ में आया? कोर्ट डिसमिस। ये कहते हुए लान वांग जी कोर्ट को छोड़कर जा चुका था और लैन कुरैन बस लान वांग जी को गुस्से से जाते हुए देख रहा था। बाकी सारे लीडर्स भी लान वांग जी का पीछा करने लगे। अब वही सभी लोग ब्यूरल माउंट्स में पहुंच चुके थे। जैसे ही लान वांग जी ने ब्यूरल माउंट्स में अपना कदम रखा, एकाएक उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, जैसे कुछ पल के लिए वो वहाँ नम हो गया हो। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, सांसें भारी हो गई थी। जहन में न जाने कैसी 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 तस्वीरें चल रही थी, जिन तस्वीरों को वो बिल्कुल नहीं जानता था। एक शख्स का एक चेहरा, उस चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी, आंखों में उदासी थी जो शायद उसी की तरफ देख रहा था। वो चेहरा थोड़ा सा धुंधला था। लान वांग जी याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि ये कौन है। वो अपनी जगह पर कितनी देर तक वहीं ऐसे ही खड़ा रहा, इस बात का अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसका चेहरा बहुत परेशान साफ नजर आ रहा था, माथे पर पसीना था, चीखें लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आत्मा बहुत बेचैन हो रही थी। कदम कदम जैसे उसका साथ छोड़ रहे हों। वो तो पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया, वरना वो वहीं गिर जाता। जैसे ही लान वांग जी को अपने शरीर के ऊपर किसी और छुअन का एहसास हुआ, उसने तुरंत अपनी आंखों को खोला। उसकी आंखें लाल थी, बहुत ज़्यादा लाल। आंसू थे उनमें। कोई को तो ये भी शक हो सकता है। पीछे से क्लान लीडर ने कहा, किंग आप ठीक तो हैं? लान वांग जी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी है। लान वांग जी की बॉडी उस एनर्जी को फील कर सकती थी और कहीं ना कहीं वो अपोज कर रही थी या अट्रैक्ट हो रही थी। ये कहना मुश्किल था, क्योंकि उसके बीच में ऐसा लग रहा था दो एनर्जी का द्वंद्व चल रहा है। यह एहसास लान वांग जी को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा था और उसकी ये बेचैनी उसके बढ़ते हुए उस फेरोमोन से देखी जा सकती थी। सारे लीडर्स भी उस एग्रेसिव फेरोमोन को फील कर रहे थे। उनकी सांसें जैसे बहुत ज़्यादा भारी हो गई हों। उन्होंने लान वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, किंग किंग आपके फेरोमोन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ काम हो जाइए। ये कहते हुए मेंग्याओ ने अपना सर झुका लिया। लान वांग जी की आंखें और ज़्यादा गोल्डन हो गई थी। यहाँ एक बहुत अलग एनर्जी थी जो उसे ट्रिगर कर रही थी। यहाँ पर सिर्फ लान वांग जी की ही यादें नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी यादें ताज़ा हुई थी। उस भयंकर युद्ध को कौन भूल सकता था? हीलिंग पैट्रियार्क का अपना ही एक चार्म था। उसका जैसा ना कोई है, ना कोई था और ना ही कभी कोई होगा। ये चीज़ यहाँ सभी के दिल में थी। सब ये बात मानते थे। जैंग चैन ने कहा, अब हम इस ब्यूरल माउंट में आ चुके हैं, क्या आप आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे? उसकी ये बात सुनकर सभी एकाएक होश में आ गए थे। जियांग चैंग का चेहरा बहुत ही ज़्यादा सख्त था और उसकी आवाज़ हमेशा की तरह कठोर थी। लान वांग जी ने कहा, तो तुम ही आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? जियांग चैंग ने उसकी तरफ मुंह बनाते हुए देखा और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसने वहाँ पर हाथ लगाया, तुरंत एक दीवार का बहुत स्ट्रॉन्ग झटका उसे लगा और वो पीछे जाकर गिर गया। उसने लगभग हैरानी से उस दीवार की तरफ देखा। वो एक अदृश्य दीवार थी। सभी को एहसास हो चुका था कि यहाँ इस ब्यूरल माउंट को स्ट्रांगली कवर किया गया है। लान वांग जी ने कहा, क्यों, कैसा लगा? मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि यहाँ पर न ही सिर्फ रिसेंटफुल एनर्जी है, बल्कि बहुत स्ट्रांग कवच भी लगाया गया है और मुझे नहीं लगता कि हम इसे पार कर पाएंगे। ये कहते हुए लान वांग जी ने भी अपना हाथ उस दीवार पर रख दिया था, पर आश्चर्य तो तब हुआ कि वांग जी का हाथ उसमें से पार हो रहा था और एक अजीब सा एहसास उसके दिल में हुआ, जैसे कि उसका मेटिंग बॉन्ड कुछ कह रहा हो, कुछ रिएक्ट कर रहा हो। पर लान वांग जी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया ताकि वो ये चीज़ किसी को भी ना दिखा सके। उसका चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ चुका था। बाकी सारे क्लैन लीडर्स भी उसे सस्पिशियसली देख रहे थे, पर उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, क्या किसी और के पास कोई उपाय है जिससे हम अंदर जा सकें? सारे क्लैन लीडर्स आपस में बात करने लगे, क्योंकि किसी के पास भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। थक हार कर मेंग्याओ ने कहा, हमें नहीं लगता कि हम उसकी इजाज़त के बगैर यहाँ अंदर जा सकते हैं। आखिर वो हीलिंग पैट्रियार्क है, सारे रिसेंटफुल का राजा है। उसकी एनर्जी उसके हाथों पर नाचती है और हम सब ये भुगत कर बैठे हैं।
आखिर उसने जिन क्लान के लीडर का कत्ल किया है कोई आसान बात नहीं है, और जब वो लौट कर आया है तो बदला इस बार बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लेगा। ये कहते हुए मैंगियाओ बहुत सारी तरह तरह की बातें कहने लगा। उसकी बातों पर सब हामी भरने लगे। लान वांगजी भी बस मैंगियाओ को अपनी सस्पिशियसली निगाहों से देख रहा था। अपने ऊपर ऐसी निगाहों को महसूस कर कर एकाएक मैंगियाओ ने अपना सर झुका लिया और वो पीछे हो गया। लान वांगजी ने पूछा, वैसे इस ईलिंग पैट्रियार्क को क्या अभी तक किसी ने देखा है? लिमिंगजू ने जवाब दिया, जी नहीं, किसी ने भी इसे अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, बट रिसेंटफुल एनर्जी के बढ़ते हुए प्रभाव से कहा जा सकता है कि वो वापस आ गया है। लान वांगजी ने अपनी बिचन के ऊपर अपनी पकड़ को टाइट करते हुए कहा, तो ये सिर्फ अटकलें हैं, कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं है, तो हम लोग कैसे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? एक ऐसा शख्स जो लगभग 16-17 साल पहले कहीं इतिहास में दफन हो चुका था, वो अचानक क्यों वापस आएगा? क्या कोई मरा हुआ शख्स भी वापस आ सकता है? लान वांगजी सवाल सुनकर सभी शांत हो गए, क्योंकि किसी ने भी अभी तक हीलिंग पैट्रियार्क को देखा नहीं था। ये बिल्कुल सच बात है, सब सिर्फ अनुमान लगा रहे थे, यही कहो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, जैसे कि वो हमेशा से करते आए हैं। लान वांगजी ने मॉकिंगली हंसते हुए कहा, यहाँ पर लोग सिर्फ अपने किए हुए जुर्म को दूसरों के ऊपर थोपना जानते हैं। ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब तक कोई सबूत नहीं होगा हम यहाँ दोबारा कदम नहीं रखेंगे। समझ में आ गया आप सभी को? ये कहते हुए लान वांगजी अब आगे बढ़ने लगा। सारे क्लानदास उसे हैरानी से देख रहे थे। जब कोई भी उसके पीछे नहीं आया तो लान वांगजी ने अपनी गुस्से भरी निगाहों से सबकी तरफ देखा और कहा, मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी सब अपने अपने क्लान वापस लौट जाएं, और जब तक कोई पुख्ता सबूत ना मिले कि हीलिंग पैट्रियार्क इन सब के पीछे है, तब तक हम यहाँ दोबारा कदम नहीं रखेंगे, और मैं इस बात को नहीं दोहराऊंगा। ये कहते हुए लान वांगजी ने ग्रोल किया। सभी उसके आगे सबमिट हो चुके थे। सभी ने अपना सर झुकाते हुए कहा, जी किंग, जैसा आप चाहें। चाहे लोगों के मन में कोई भी बात हो, पर लान वांगजी के मुंह से निकले हुए हर शब्द उनके लिए पत्थर की लकीर थी। वो उसका अपोज नहीं कर सकते थे, पर जिसका मन सबसे ज़्यादा खट्टा हुआ था वो था मैंगियाओ। वो अपनी शार्प निगाहों से किंग की तरफ देखने लगा। उसकी निगाहों में बहुत कुछ था, और ये चीज़ लान वांगजी भी महसूस कर सकता था। उसने अपनी शार्प और गोल्डन आइज से मैंगियाओ की तरफ देखा। अपनी तरफ ऐसी निगाहों को देखते हुए मैंगियाओ ने तुरंत अपना सर झुका लिया, और उसे वो कर सब के सब अब आगे बढ़ने लगे। पर लान वांगजी बीच में ही रुक गया था। उसकी तरफ सभी क्लान लीडर्स ने अपनी अपनी निगाहों को किया तो लान वांगजी ने कहा, यहाँ से मुझे कहीं और जाना है, तो बेहतर होगा कि आप सब जा सकते हैं। रॉयल गार्ड्स भी आप लोगों के साथ जाएंगे, चिंता मत कीजिए, रास्ते में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये कहते हुए लान वांगजी अपनी बिचन पर उड़कर कहीं जा चुका था, और वहाँ सारे क्लान लीडर्स सिर्फ लान वांगजी को सस्पिशियसली देख रहे थे, क्योंकि उनकी किंग का नेचर आज कुछ डिफरेंट था। ये वो किंग नहीं थे जो सिर्फ दो टुक जवाब देते हैं। आज तो खुद किंग ने उस जगह जाने से मना कर दिया जहाँ उनके लिए बैरियर लगाया गया है। ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। कोई उन्हें रोक रहा है और वो रुक गए हैं। किंग तो वो हैं कि अगर किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत भी की तो उस इंसान का सर काटने पर विश्वास रखते हैं। ये किंग को आखिर हो क्या गया है? फिलहाल सारे क्लान लीडर्स आपस में बात करते हुए जा चुके थे। एक बेहद ही खूबसूरत जंगल के बीच, जहाँ की शांति बहुत बहुत अलग थी। ये जगह वांगजी ने कभी नहीं देखी थी। यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा घुला हुआ था जो उसे अपनी तरफ खींच लाया था, जैसे कोई लोहा एक मैग्नेट की तरफ खींचता है। ठीक उसी तरीके से लान वांगजी के कदम अपने आप ही एक दिशा की तरफ खींचे चले जा रहे थे। ये जंगल सच में सच था या कोई परिकल्पना थी? सब कुछ बहुत अद्भुत था। किसी भी चीज़ को छूकर एहसास हो रहा था जैसे कि वो जिंदा है। लान वांगजी बस हर चीज़ को अपनी निगाहों में भर रहा था। इतना समय हो गया उसे गुसु क्लान के अंदर, पर उसे नहीं पता था कि कोई एक ऐसी भी जगह है। ये जगह बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई दूसरी दुनिया हो, और इस दुनिया में किसी और ही शख्स का राज हो, क्योंकि उसकी महक, उसकी वो हुकूमत उस हवा में थी जो लान वांगजी बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा था। वो धुन जैसे उस हवा में घुली हुई थी, और लान वांगजी उस धुन को पहचानता था। कुछ और कदम चलने के साथ ही एकाएक उसके कदम रुक गए, क्योंकि शायद आज उसे उसकी मंजिल मिल गई थी। काले लिबास में लिपटा हुआ एक शख्स वहीं पेड़ की एक टहनी पर बैठा हुआ था। उसके होठों के ऊपर बांसुरी थी और वो एक धीमी सी धुन को बजा रहा था। वो धुन वहाँ उस जंगल में एक जादू की तरह घुली हुई थी, और जिस जादू में वांगजी पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो गया था। वो बिना अपनी पलकें झपकाए, बिना सांस लिए, बिना कोई भी हरकत किए बस वहाँ एक बुत की तरह खड़ा हुआ था। जैसे जैसे वो धुन उसके कानों में आ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नशा हो रहा है। कुछ पल के लिए वहाँ शांति थी। बांसुरों की वो धुन रुक चुकी थी, क्योंकि उस शख्स को एहसास हो गया था
कि यहाँ कोई और भी है, एक अनचाहा मेहमान उसके इस जंगल में कदम रख चुका है। उसने अपनी बांसुरी को अपने होठों से नीचे उतारते हुए अपनी तरकशी आवाज में कहा, यूं छुप कर किसी को देखना ये बहुत गलत बात है हांग वांगजुन। ये कहते हुए वो उस पेड़ की टहनी से नीचे कूद गया। जैसे ही वो कूदा, उस आवाज से एकाएक लानवांग जी का ध्यान भी जैसे टूट गया हो। लानवांग जी ने अपनी उस सख्त आवाज में कहा, यहाँ हर चीज पर मेरी हुकूमत है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आ सकता हूँ और छुप कर देखने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि तुम अपनी धुन बजाने में इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे कि तुम्हें ही एहसास नहीं हुआ कि कोई शख्स तुम्हारे पीछे भी खड़ा है। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है ना, झूठ बोलना शायद आपके क्लान में नामंजूर है। ये कहते हुए वो अपनी बांसुरी को हिलाने लगा। उसके चेहरे के ऊपर नकाब था। यह एक अजीब सी कोई टोपी पहनी हुई थी जिसने उसके चेहरे को बुरी तरीके से कवर कर रखा था। लानवांग जी की आइज शार्प हो गई, क्योंकि उसे इस इंसान से कोई महक नहीं आ रही थी, पर एक अजीब सी चीज थी जो उसे उसकी तरफ खींच रही थी। वांगजी ने अपनी मुट्ठियों को बांध लिया और अपनी आवाज में कहा, मेरी क्लान के रूल्स के बारे में तुम्हें बहुत पता है। तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए? बाद में हमें और कोई बात बढ़ानी चाहिए। मुझे भी तो पता चले कि मैं किस शख्स से बात कर रहा हूँ। अचानक उस शख्स ने अपनी तीखी निगाहों को लानवांग जी के ऊपर किया। उसकी ऐसी निगाहों को अपने ऊपर महसूस करते के साथ ही वांग जी को भी बहुत अजब सा एहसास हुआ। उसकी निगाहों ने लानवांग जी की निगाहों को बांध लिया था। कहीं और देखने की उस वक्त हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ कशिश थी, कुछ चहक थी उसकी उन निगाहों में, कोई चीख थी, वो चीख जिसने लानवांग जी को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया था। और उस शख्स ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे अल्फा को मुझे पहचानने के लिए मुझे खुद के बारे में बताना पड़े। वींग ने अपनी तीखी सी मुस्कुराहट दी और अपने कदमों को बढ़ाता हुआ वो लानवांग जी के बेहद करीब आ चुका था। उसने अपने हाथों को धीमे से लानवांग जी की उस गर्दन के ऊपर घुमाया। वींग का वो एहसास लानवांग जी के पूरे जिस्म के अंदर एक करंट दौड़ाने के लिए काफ़ी था। वींग ने अपनी तरकशी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे अल्फा को मुझे पहचानने के लिए किसी पहचान की ज़रूरत है। उसने अपना चेहरा लानवांग जी की उस बेयर नेक में छिपाया और उसे इनहेल करने लगा। लानवांग जी की वो सैंडलवुड फ्रेग्रेंस वींग को शांत कर रही थी, काम कर रही थी, सुकून पहुंचा रही थी। वींग ने अपनी धीमी सी आवाज़ में कहा, हांग वांगजुन, अपने शरीर पर पड़े हुए उन निशानों से तुम्हें मेरे बारे में पूछना चाहिए था। हो सकता है मुझसे बेहतर वही तुम्हें बता देते हैं। ये कहते हुए वींग ने धीमे से लानवांग जी की उस बेयर नेक में किस किया। उसके होठ जैसे ही लानवांग जी को अपनी उस गर्दन पर महसूस हुए, उसके पूरे शरीर के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन दौड़ने लगी। पूरी बॉडी रिजिड हो गई, एक करंट जैसे दौड़ गया हो। सो है माय लवलीज, आई होप आप लोगों को आज का चैप्टर भी पसंद आया होगा। एंड आई एम लिटरली वेरी सॉरी। आई नो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं चैप्टर में ब्रेक नहीं दूंगी, मैं दोनों नॉवल को एक साथ लेकर चलूँगी, बट मैं क्या करूँ, एक्चुअली मेरे सीटी चल रहे हैं और यूनिवर्सिटी का बहुत सारा काम अचानक से मेरे ऊपर आ गया है, तो कॉलेज जाने में बहुत सारा वक्त लग जाता है। उसके बाद मैं बहुत थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, आई वॉन्ट टू लव योर कोल्ड हार्ट की, एंड ब्लीडेड हार्ट को भी मैंने कंटिन्यू करना चाहती थी। बट एक्चुअली ये था कि ये चैप्टर थोड़ा सा भी इसके ऊपर मुझे काम करना बाकी था और मैं बस ऐसे ही कोई वीडियो पोस्ट नहीं करना चाहती थी। तो पहले मैं चाहती थी कि चैप्टर अच्छे से मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही मैं पोस्ट करूँ, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। आई होप आप लोग समझोगे। एंड मुझे पता है कि सब बहुत वेट करते हैं और अगर चीज़ कोई पोस्ट ना हो तो अजीब लगता है, मतलब आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, बट प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मैं यही कह सकती हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकती। बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू में अपलोड करूँ, बट जैसे ही मेरे सीटी कंप्लीट होंगे उसके बाद वीडियो रेगुलर रहेगी। सीटी बहुत ज़्यादा हेडेक देते हैं सीरियसली, टेस्ट के लिए रिवाइज़ करना, फिर टेस्ट देना, कॉलेज जाना, आप लोगों को थका देते हैं। जो भी स्टूडेंट होंगे समझ सकते होंगे। सो प्लीज़ बस मैं आपसे यही कहती हूँ कि चैनल पर बने रहिएगा, चैप्टर को प्यार दीजिएगा और थोड़ी सी मेरी मजबूरी को समझिएगा। बाकी चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग भी ऐसे ही चैप्टर को प्यार देते रहिएगा, बताइएगा कैसा लगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।